हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि रोज सुबह हमारे घर आने वाला अखबार अपने पीछे कितना बड़ा और दिलचस्प इतिहास समेटे हुए है। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे प्रिंट मीडिया की इस कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे सफर को। अखबारों की शुरुआत आज से करीब 2000 साल पहले ही हो चुकी थी। रोम के शासक जूलियस सीजर ने 59 ईसा पूर्व में एक्टा डियोर्ना की शुरुआत की थी। ये पत्थर या धातु के बोर्ड होते थे जिन्हें शहर के सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाता था। इनमें युद्ध की जीत, महत्वपूर्ण शादियों और सरकारी घोषणाओं का विवरण होता था। चीन में भी 8वीं शताब्दी तांग राजवंश के दौरान कायुआन जाबाओ नाम के सरकारी बुलेटिन का चलन था। इन्हें रेशम के कपड़ों या कागजों पर लिखकर अधिकारियों तक पहुंचाया जाता था। ये अखबार के शुरुआती रूप तो थे, लेकिन सीमित संख्या के कारण ये आम जनता तक नहीं पहुंच पाते थे। साल 1440 के आसपास योहान गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने पूरी दुनिया बदल दी। जिस किताब को लिखने में महीनों लगते थे, अब उसकी हजारों प्रतियां कम समय में छपने लगीं। इसी तकनीक की मदद से साल 1605 में जर्मनी के जोहान कैरोलस ने रिलेशन नाम का दुनिया का पहला साप्ताहिक अखबार शुरू किया। 1620 के दशक में कोरिंटो का चलन बढ़ा। हालांकि शुरुआती कोरिंटो नीदरलैंड्स में छपकर इंग्लैंड आते थे, लेकिन जल्द ही ये इंग्लैंड में भी छपने लगे। अखबारों के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव 11 मार्च 1702 को आया, जब द डेली कोरिंट दुनिया का पहला सफल दैनिक अखबार बना। अब खबरें हफ्ते में एक बार नहीं, बल्कि हर सुबह लोगों के दरवाजों तक पहुंचने लगीं। 16वीं सदी में इटली के वेनिस शहर से शुरू हुई ये कहानी पत्रकारिता के इतिहास का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उस दौर में वेनिस दुनिया के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, जहां 7 समंदर पार की खबरें सबसे पहले पहुंचती थीं। वहां के व्यापारियों और आम लोगों में युद्ध, विदेशी व्यापार और समुद्री जहाजों की जानकारी के लिए इतनी उत्सुकता रहती थी कि वे एक गैजेट्टा, वेनिस का एक छोटा सिक्का खर्च करके हाथ से लिखे समाचार पत्रों को खरीदते थे, जिन्हें अव्विसी कहा जाता था। क्या आप जानते हैं कि इन्हें लिखने वाले लोग कौन थे? इन्हें स्क्रिटोरी डाविसी या मेनांटी कहा जाता था। ये आज के पत्रकारों के पूर्वज थे। वेनिस के बंदरगाहों पर खड़े होकर जहाजों के आने जाने और व्यापारियों से गपशप करके खबरें जुटाना ही इनका मुख्य काम था। दिलचस्प बात यह है कि उस समय प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था, फिर भी ये खबरें सालों तक हाथ से ही लिखी जाती रहीं। इसका कारण था सरकारी सेंसरशिप। हाथ से लिखे ये पत्र गुप्त तरीके से रईसों और व्यापारियों के बीच साझा किए जाते थे, ताकि सत्ता की सीधी नज़र से बचा जा सके। सिक्के के उस नाम गैजेट्टा ने इन सूचना पत्रों को पूरी दुनिया में गजट के रूप में मशहूर कर दिया। ये व्यवस्था इतनी प्रभावशाली रही कि 1631 में फ्रांस ने ला गज़ेट के नाम से पहला आधिकारिक अखबार शुरू किया। धीरे धीरे राजाओं और सरकारों ने अपनी घोषणाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए इसी माध्यम को अपना लिया। जो सिलसिला कभी वेनिस की गलियों में एक सिक्के के बदले ताज़ा खबर देने से शुरू हुआ था, उसने वक्त के साथ कानूनी और औपचारिक रूप ले लिया। आज जब हम किसी सरकारी राजपत्र या गज़ेट की बात करते हैं, तो वो इसी सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है, जहां एक छोटा सा सिक्का न केवल सूचना की कीमत बना, बल्कि आधुनिक पत्रकारिता की पहचान भी बन गया। 17वीं शताब्दी यूरोप में सूचना क्रांति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई, जब नीदरलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों में अखबारों ने अपनी जड़ें जमानी शुरू की। इस दौर की शुरुआत में जर्मनी और नीदरलैंड अग्रणी रहे, जहां व्यापारिक केंद्रों की मौजूदगी के कारण विदेशी समाचारों की मांग अधिक थी। इसी क्रम में 1665 का वर्ष मील का पत्थर साबित हुआ, जब इंग्लैंड में द ऑक्सफोर्ड गज़ेट का प्रकाशन शुरू हुआ। उस समय लंदन में ग्रेट प्लेग की महामारी फैली होने के कारण शाही दरबार ऑक्सफोर्ड में था। जब स्थितियां सामान्य हुईं और दरबार वापस लंदन लौटा, तो इसका नाम बदलकर द लंदन गज़ेट कर दिया गया, जो आज भी आधिकारिक रिकॉर्ड्स का एक अहम हिस्सा है। अपनी भाषा की गुणवत्ता, निरंतरता और सरकारी मान्यता के कारण इसे अंग्रेजी का पहला प्रामाणिक और आधिकारिक समाचार पत्र माना गया। हालांकि तकनीकी रूप से अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र साल 1621 में आया, द कुरांट था, जो एम्स्टर्डम में छपा था। लेकिन ये कुरांटोज अनियमित थे और अक्सर केवल विदेशी खबरें ही छापते थे, क्योंकि स्थानीय राजनीति पर लिखना उस समय खतरनाक था। इन अखबारों के प्रसार ने इंग्लैंड के कॉफी हाउसों में एक नई संस्कृति को जन्म दिया, जिन्हें पेनी यूनिवर्सिटी कहा जाता था। यहाँ मात्र एक सिक्का देकर आम आदमी युद्धों और व्यापारिक बंदरगाहों की खबरों पर तीखी बहस करता था। हालांकि ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली। लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1662 के तहत सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी छापना अपराध था। लेकिन जब 1695 में ये कानून खत्म हुआ, तब अखबारों की संख्या में भारी उछाल आया। इन छोटे से पन्नों ने न केवल दुनिया को संकुचित कर दिया, बल्कि पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि दूर देश में छिड़ी कोई भी वैश्विक घटना उनके घर के राशन और स्थानीय व्यापार को सीधे प्रभावित कर सकती है।
18वीं और 19वीं शताब्दी में अखबारों का स्वरूप पूरी तरह बदल गया और वे सूचना के साथ साथ वैचारिक क्रांति का सबसे बड़ा हथियार बन गए। 1830 के दशक तक अखबार थोड़े महंगे और विशिष्ट वर्ग तक सीमित थे, लेकिन न्यूयॉर्क से शुरू हुए पेनी प्रेस के दौर ने इसे आम आदमी के हाथ में थमा दिया। महज एक पेनी की कम कीमत होने के कारण समाज के हर तबके को अखबार पढ़ने की आदत लग गई। इस प्रकार 19वीं सदी के अंत तक अखबार केवल कागज के पन्ने नहीं रहे, बल्कि वे समाज के एक शक्तिशाली मंच बन गए। अब अखबारों में गंभीर राजनीति के साथ साथ आम जनजीवन की कहानियां, अपराध और विज्ञापनों को भी जगह मिलने लगी। अखबारों के इतिहास में असली रफ्तार तब आई जब 1830 के दशक में सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ पर काम शुरू किया और 1837 में इसका सफल प्रदर्शन करके दुनिया को चौंका दिया। ये तकनीक अखबारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, क्योंकि 24 मई 1844 को जब मोर्स ने वॉशिंगटन डीसी से बाल्टीमोर के बीच पहला आधिकारिक संदेश भेजा, व्हाट हैथ गॉड रॉट, तो उसी पल सूचनाओं के आदान प्रदान की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। जहां पहले खबरों को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे, अब वे बिजली की गति से मिनटों में न्यूज रूम तक पहुंचने लगीं। टेलीग्राफ के इसी आविष्कार ने पत्रकारिता में ब्रेकिंग न्यूज के कल्चर को जन्म दिया। इसी की बदौलत रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस जैसी समाचार एजेंसियों का जन्म हुआ। ये समाचार एजेंसियां दुनिया भर से खबरें इकट्ठा करने और उन्हें अन्य मीडिया संस्थानों तक पहुंचाने का काम करती हैं। ये एजेंसियां खुद कोई अखबार नहीं छापती, बल्कि इनके हजारों पत्रकार वैश्विक घटनाओं, युद्धों और राजनीति की सटीक रिपोर्टिंग सीधे ग्राउंड से करते हैं। अपनी निष्पक्षता और विश्वसनीयता के कारण इन्हें पत्रकारिता का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि दुनिया के अधिकांश अखबार और चैनल इन्हीं की खबरों पर निर्भर होते हैं। जहां टेलीग्राफ ने खबरों को तारों के जरिए दौड़ना सिखाया, वहीं इन एजेंसियों ने उस गति का उपयोग कर दुनिया के हर कोने से निष्पक्ष और सटीक जानकारी जुटाने का एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया। आज भी ये एजेंसियां उसी रफ्तार और सटीकता के सिद्धांत पर काम करती हैं। अखबारों की दुनिया में अगर कोई एक नाम है जिसने पत्रकारिता के असल नियम और स्टैंडर्ड तय किए, तो वो है लंदन का द टाइम्स। 1785 में जॉन वॉल्टर द्वारा शुरू किया गया ये अखबार सिर्फ खबरें नहीं देता था, बल्कि दुनिया बदलने की ताकत रखता था। द टाइम्स ने ही दुनिया को पहली बार वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट की अहमियत समझाई, जब 1850 के दशक में इसके पत्रकार विलियम हॉवर्ड रसेल ने जंग के मैदान से सैनिकों की बदहाली और सरकार की नाकामियों पर रिपोर्टिंग की, तो पूरे ब्रिटेन में हड़कंप मच गया और उसी दबाव में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसी नर्सों को मोर्चे पर भेजा गया। टेक्नोलॉजी के मामले में भी यह अखबार हमेशा से क्रांतिकारी रहा है। 1814 में इसने दुनिया की पहली भाप से चलने वाली प्रिंटिंग प्रेस अपनाकर छपाई की दुनिया में वैसी ही क्रांति ला दी थी जैसी आज इंटरनेट ने लाई है। एक और दिलचस्प बात यह है कि आज हम कंप्यूटर और किताबों में जो सबसे मशहूर टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं, वो असल में इसी अखबार की देन है। 1931 में द टाइम्स ने महसूस किया कि पाठकों की सुविधा के लिए एक ऐसा फॉन्ट होना चाहिए जो साफ दिखे और कम जगह घेरे, जिसके बाद इस ऐतिहासिक फॉन्ट का जन्म हुआ। अपनी निर्भीक और दमदार आवाज की वजह से इसे द थंडरर भी कहा जाता था, क्योंकि इसकी एक हेडलाइन ब्रिटिश सरकार की नीतियों और फैसलों को पलटने का दम रखती थी। सदियों तक द टाइम्स ने निष्पक्ष पत्रकारिता का जो ढांचा तैयार किया, उसी का नतीजा है कि आज भी इसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक समाचार पत्रों में गिना जाता है। 19वीं सदी के बीच में साल 1851 अमेरिका में एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पत्रकारिता की पूरी शक्ल बदल दी, द न्यूयॉर्क टाइम्स। इसे द ग्रे लेडी कहा जाता है क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग बहुत बैलेंस और भरोसेमंद होती थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी परीक्षा हुई 1971 में, जिसे हम पेंटागन पेपर्स के नाम से जानते हैं। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी सरकार की एक ऐसी टॉप सीक्रेट रिपोर्ट छाप दी जिससे ये खुलासा हो गया कि सरकार वियतनाम युद्ध को लेकर अपनी ही जनता से झूठ बोल रही थी। सरकार इस खुलासे से इतनी डर गई कि वो इसे रुकवाने के लिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वहां एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई हुई। अमेरिकी सरकार का कहना था कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अखबार के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही थी कि प्रेस का काम जनता की सेवा करना है, न कि सरकार की। कोर्ट के इस फैसले ने दुनिया को बताया कि एक आजाद अखबार किसी भी ताकतवर सरकार की जवाबदेही तय कर सकता है। आज भी न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी इसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए जाना जाता है। 20वीं शताब्दी को सही मायनों में समाचार पत्रों का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि यही वह दौर था जब अखबार न सिर्फ सूचना का सबसे बड़ा जरिया बने, बल्कि वे हर घर की सुबह का एक अटूट हिस्सा बन गए। इस युग की सफलता के पीछे दो बड़ी वजहें थीं। पहली टेलीग्राफ, जिसने खबरों को बिजली की रफ्तार दी, और दूसरी लाइनोटाइप मशीन। 1880 के दशक के आखिर में आई इस मशीन ने छपाई की दुनिया में जादू कर दिया था। जहां पहले अक्षरों को एक एक करके हाथ से सेट करना पड़ता था, अब यह मशीन टाइपराइटर की तरह पूरी की पूरी लाइन को एक साथ टाइप कर देती थी। इससे अखबारों का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया और वे पहले से कहीं ज्यादा पन्नों के और सस्ते होने लगे। इसी तकनीकी ताकत की वजह से दो विश्व युद्धों के दौरान अखबारों ने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई।
उस दौर में जब इंटरनेट या सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं था, अखबार ही वो इकलौता जरिया थे जो दुनिया भर के लोगों को युद्ध के मोर्चों से पल पल की जानकारी देते थे। युद्ध के मैदानों से आने वाली वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स की कहानियों और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों ने जनता को दुनिया के हालातों से जोड़े रखा। दिलचस्प बात यह है कि 1920 के दशक में रेडियो और बाद में टेलीविजन के आने के बावजूद अखबारों की साख कम नहीं हुई। जहां रेडियो और टीवी सिर्फ हेडलाइन सुनाते थे, वहीं लोग खबरों की गहराई और उनके बारीक विश्लेषण के लिए अखबारों पर ही भरोसा करते थे। 20वीं शताब्दी के दौरान ये पन्ना इतना ताकतवर था कि यहां लिखे गए लेख बड़ी बड़ी सरकारों की नीतियां बदल देते थे और जनमत तैयार करने का सबसे बड़ा जरिया थे। यहां तक कि इस पन्ने पर छपने वाले एडिटोरियल कार्टून्स भी एक छोटी सी तस्वीर के जरिए सत्ता पर ऐसा करारा व्यंग्य करते थे जो बड़े बड़े भाषण नहीं कर पाते थे। अखबार सिर्फ गंभीर खबरों के लिए ही नहीं, बल्कि मनोरंजन का भी बड़ा जरिया थे। इनमें छपने वाले कुछ खास फीचर्स ने तो पीढ़ियों का दिल जीता है, जैसे कि क्रॉसवर्ड पजल्स, सुडोकू और मजेदार कॉमिक स्ट्रिप्स। द फैंटम, मैंड्रेक द मैजिशियन, आर्ची और पीनट्स जैसे कॉमिक्स ने अखबारों को बच्चों और बड़ों दोनों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया था। इसके अलावा रोजाना छपने वाला राशिफल। लेकिन कभी कभी अखबारों के ये मनोरंजन जानलेवा भी साबित हो सकता था। इसका सबसे हैरान करने वाला उदाहरण दूसरे विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिला। 1944 में जब मित्र देश जर्मनी पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे, जिसे डी-डे इन्वेजन कहा जाता है, तब लंदन के द डेली टेलीग्राफ अखबार के क्रॉसवर्ड पजल्स में कुछ ऐसे शब्द छपे जिन्होंने ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रातों की नींद उड़ा दी। उस पजल में ओमाहा, यूटा और ओवरलॉर्ड जैसे शब्द दिखाई दिए, जो असल में उस गुप्त सैन्य हमले के कोड वर्ड्स थे। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 को लगा कि कोई जासूस अखबार के जरिए जर्मनी को सीक्रेट मैसेज भेज रहा है। आनन फानन में अखबार के संपादक और पजल बनाने वाले टीचर लियोनार्ड डैवे को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे कड़ी पूछताछ की गई। काफी छानबीन के बाद पता चला कि ये कोई जासूसी नहीं, बल्कि एक अजीब इत्तेफाक था। दरअसल डैवे के स्कूल के बच्चे पास के सैन्य कैंपों में सैनिकों से ये शब्द सुन लेते थे और अनजाने में उन्हें पजल में डाल देते थे। ये घटना आज भी अखबारों के इतिहास में एक महान संयोग और सुरक्षा के लिहाज से एक बड़े सबक के रूप में याद की जाती है। अखबारों के इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया जिसे येलो जर्नलिज्म या पीत पत्रकारिता कहा जाता है। 19वीं सदी के आखिर में अमेरिका के दो बड़े अखबार मालिकों जोसेफ पुलित्जर और विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट के बीच एक अजीब जंग छिड़ गई कि किसका अखबार ज्यादा बिकेगा। ज्यादा मुनाफा कमाने और लोगों का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने खबरों में मिर्च मसाला लगाना, सनसनीखेज हेडलाइंस छापना और कभी कभी तो झूठी कहानियां तक बनाना शुरू कर दिया। इस दौर का नाम येलो जर्नलिज्म एक मशहूर कार्टून कैरेक्टर द येलो किड के नाम पर पड़ा, जिसे लेकर दोनों अखबारों में खींचतान चल रही थी। ये पत्रकारिता इतनी खतरनाक साबित हुई कि इसने अमेरिका और स्पेन के बीच युद्ध भड़काने तक में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन दोस्तों, इन दोनों दिग्गजों का अंत बड़ा दिलचस्प रहा। जहां जोसेफ पुलित्जर को अपनी सनसनीखेज पत्रकारिता पर पछतावा हुआ और उन्होंने अपनी संपत्ति से एक प्रतिष्ठित पुलित्जर प्राइज शुरू किया, वहीं विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट एक बेहद ताकतवर और अमीर मीडिया टाइकून बने। तो दोस्तों, ये था अखबारों का सदियों पुराना इतिहास। आज के इस डिजिटल दौर में फेक न्यूज से बचें और सही खबरों पर ही भरोसा करें। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आप रोज अखबार पढ़ते हैं और आपके घर कौन सा अखबार आता है। साथ ही वीडियो पसंद आया या नहीं, येस या नो लिखकर अपनी राय दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफर के साथ। थैंक यू।